प्रिय छात्रों, आज हम निबंध में व्यंग विधा को पढ़ेंगे। व्यंग कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऐसी विधा है जिसको कि किसी भी जो बुराइयां होती हैं समाज में, चाहे परंपरा हो, रूढ़ी हो, अथवा इसी प्रकार से सरकारी अफसरों में हो, कार्यालयों में हो, हमारी सामाजिक ताना बाना में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, उनमें तमाम प्रकार के व्यंग्यात्मक लहजे में, आर्थिक व्यंजनक के रूप में लेखकों ने समय समय पर व्यंग किए हैं और उनको लिखा है। तो व्यंग में सबसे अच्छे तरीके से लिखने वाले, या कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जो व्यंग्यकार रहे हैं, उनमें मूर्धन्य व्यंग्यकार हम कह सकते हैं कि शरद जोशी जी रहे हैं। इसके बाद हरिशंकर परसाई जी रहे हैं। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज ज्ञान चतुर्वेदी जी भी हैं। हाँ, व्यंग्यात्मक लहजे का जो प्रयोग किया गया है लेखन में, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी बहुत तमाम प्रकार की सामाजिक चेतना के हिसाब से, समाज में तमाम प्रकार की चेतना लाने के लिए उन्होंने जो रूढ़ियाँ थी, उस समय की जो बुराइयाँ थी, देश जब परतंत्र था, आज़ाद नहीं था, उस समय तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी, और उन समस्याओं का मूल कारण हमारी जो घिसी पिटी मान्यताएं थी, जिनका कोई औचित्य नहीं था। उन मान्यताओं में भी वो लोग उलझे हुए थे, जिसके कारण हम पीछे हो रहे थे। किसी प्रकार से भी हम चेतना न आने के कारण हम अंग्रेज़ों से, या कह सकते हैं कि विदेशियों से पीछे हो रहे थे हर मामले में, जिसके कारण उनका प्रतिकार करने का हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं बची थी, बहुत कम हो रही थी। इस प्रकार से उन्होंने भी व्यंग किया था, बहुत सारे लेखकों ने। पर आज हम पढ़ेंगे शरद जोशी जी का एक व्यंग है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय में खास तौर से जानना चाहिए कि अध्यक्ष होता है अक्सर ही सभाओं में, और सभा में हम सभी जब जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम भी से लेकर के बहुत बड़े कार्यक्रम तक भी, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के एक अध्यक्ष बनाया जाता है। और मुझे लगता है कि सभी जो भाई बंधु हैं, अथवा आप लोग भी गए होंगे किसी न किसी समय, तो अध्यक्ष के भाषण सुनने में आप लोगों को ज़्यादा रुचि नहीं रहती, किसी से बड़ी रुचि रहती है। कुछ तो ऐसा लगता है कि बस वही घिसी पिटी बातें वही अध्यक्ष महोदय बोलेंगे। तो इस प्रकार से कुछ अध्यक्षों के बारे में अपने विचार व्यंग्यात्मक लहजे से या हास्य रूप से व्यंग करके लेखक ने लिखा है। इस प्रकार से हम इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लें शरद जोशी जी का, कि हिंदी के प्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक श्री शरद जोशी जी का जो जन्म है वो 23 मई सन 1931 को उज्जैन में हुआ था। लेखन की ओर इनकी रुचि विद्यार्थी जीवन से ही परिलक्षित होने लगी थी। साहित्य का निरंतर सेवा करते रहने वाले इस अप्रतिम व्यंग्यकार का जो देहावसान है वो 1991 में हो गया था। शरद जोशी जी जो है अपनी रचनाओं को खासतौर से नई दुनिया के परिक्रमा स्तंभ में सतत व्यंग लिखते रहे हैं। आप आकाशवाणी इंदौर में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी कार्य कर रहे थे। अपनी प्रारंभिक दौर में वे पत्रकारिता से भी संबंध रहे। आपने मध्य प्रदेश सूचना विभाग में लगभग 10 वर्षों तक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में सेवा की। बाद में साथी सेवा से मुक्त होकर आपने स्वतंत्र लेखन उन्होंने साहित्य की व्यंग विधा को अपना विशेष क्षेत्र बनाया और उसमें असाधारण सफलता भी प्राप्त की। पिछले दिनों तिलस, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने, परिक्रमा आदि अनेक प्रसिद्ध व्यंग निबंध संग्रह है। एक था गधा और अंधों का हाथी व्यंग नाटक हिंदी साहित्य में बहुत सराहे गए हैं। एक था गधा बहुत बड़ा एक प्रकार से नाटक है, और इसी प्रकार से अंधों का हाथी। तो हमें जान लेना चाहिए छोटे छोटे जो इनके निबंध भी हैं, जैसे जीप पर सवारी लिया। मैं अपने पढ़ाई जीवन में भी मैंने इसको पढ़ा था, तो इसमें ख़ास तौर से दिखाया गया कि ऐसे अफसर अधिकारी जो
का सर्वेक्षण करने जाते हैं, जिनको कृषि के संबंध में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता है, ना वो पता लगा पाते हैं कि कौन सी बीमारी की कैसी होती है, खेतों में कौन से अनाज के पौधों में किस प्रकार की बीमारी होती है। ऐसे ऐसे भी अफसर चले जाते हैं। तो जब वो अफसर जाते हैं तो वो क्या करेंगे, कैसे उसका सर्वेक्षण करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी दिखाया गया, किसान बेचारा बहुत सीधा होता है, सरल होता है, और अफसरों के सामने वो अक्सर ही अपने आप को छोटा सा महसूस करता है और घबराता भी रहता है। जीप पर सवार इल्लियाँ कुछ इसी प्रकार से एक व्यंग है, जिसमें कि अफसर लोग जाते हैं सर्वेक्षण करने के लिए। इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। इल्लियों के प्रकोप के कारण सिर्फ अफसर जाते हैं और सीधे सीधे इधर उधर देखते हैं और वो कुछ समझ नहीं पाते इल्ली के संबंध में। किसान को जो कि कहीं दूर किस खेत में अपने दिखाई देता है, उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर इल्लियाँ थी, कहाँ गई। तो वो किसान बेचारा घबरा जाता है। अब क्योंकि वो अपनी स्थानीय बोली में इल्लियों को कुछ और भी बोलता था, जैसे मालवा में ईलड़ी बोलते हैं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ बघेली में जुरई बोलते हैं। तो वो भी वहाँ पर स्थानीय बोली में कुछ और बोलता था। वो इल्लिया शब्द सुनकर को घबरा गया कि जैसे कोई हिरण वगैरह हो अथवा नीलगाय जैसे कोई जानवर हो, इसलिए उसने घबरा कर बोला, नहीं साहब मैंने तो नहीं देखा, यहाँ पर रही होंगी पर अभी तो बोले। तो अफसर चिल्लाकर बोलता है कि देखो अभी सरकारी कार्यालयों में इसकी शिकायत हुई कि यहाँ बहुत सारी इल्लियाँ हैं, पर तुम्हारे यहाँ इल्ली कहाँ गई बताओ। तो वो बेचारा घबराता है कि कहीं किसी चीज़ की चोरी की इल्ज़ाम ना लगा दें हमारे ऊपर। इस प्रकार से देखता गया कि बाद में अफसर जो है उसको कह करके उससे ढेर सारा चना जो है अपने गाड़ी में रखवा लेते हैं और ऑफिस आते हैं। तभी उनका जो चपरासी रहता है, प्यून होता है, वो देखता है, चने उतारता है और देखता है कि वो पहचानता रहता है। तो वो ज़ोर से बोलता है साहब एक इल्ली जीप में है। तो एक प्रकार से जिल्ली जीप से मतलब ये है यहाँ पर कि अधिकारी लोग इल्लियों के जितना सर्वेक्षण करने नहीं गए, जितना लोगों को उपचार के लिए एक प्रकार से समस्या का समाधान ढूंढने नहीं गए, उससे ज़्यादा कहीं चना उखाड़ कर लाए। तो उस बेचारे किसान की जो है चने की जो खेती है इल्लियों से जितनी नहीं बर्बाद हुई, उतने तो अफसर लोग उठा लाए। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जीप पर वो इल्लियाँ सवार थी जो कि पूरी खेती को बर्बाद किया। इसी प्रकार से जैसे अंधों का हाथी, उनका बड़ा नाटक है। अंधों का हाथी अपने अपने विचार जो है इस प्रकार से लोग व्यक्त करते हैं, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी जानकारी के, जो जैसे चाहता है वैसे ही बोलता है। जैसे अंधों को अगर हाथी के बारे में वर्णन करने के कह दिया जाए तो कुछ अंधे जो अगर उसके पेट को टटोलेंगे तो बोले कि हाथी दीवार जैसे होता है, कुछ जो पैर को टटोलेंगे तो बोलेंगे कि हाथी खंभे जैसा होता है, जो सूंड को टटोलेंगे तो सांप जैसे बोलेंगे। इस प्रकार से अपने अपने विचार देंगे और पूरी तरह से उसको बिना जाने समझे, यानी हम कह सकते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। तो अंधे का हाथी इस प्रकार से व्यंग नाटक है उन्होंने लिखा है, जिसको काफ़ी कुछ बहुत हम कह सकते हैं कि सराहा गया। अब शरद जोशी जी से धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण उनके साहित्य में बहुत सूक्ष्मता से व्यक्त हुए हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली विसंगतियों का मार्मिक चित्रण कर पाठकों को उद्वेलित किया है। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल सहज है, उनकी भाषा में प्रवाह है, शब्दों का चयन इतना सटीक है कि अनायास ही व्यक्ति का ध्यान खींचा चला जाता है। स्थान स्थान पर मुहावरे और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श दे करके उन्होंने रचना को अधिक रोचक बना दिया है। आपने फिल्म तथा दूरदर्शन के लिए मुंबई में रहकर सृजनात्मक लेखन भी किया है। हिंदी साहित्य में अप्रतिम व्यंग्यकार के रूप में आपका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ही तो अनुसरण करके हरिशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है इसी प्रकार से। तो ये खास तौर से व्यंग में ये हास्य परिहास का जो स्पर्श होता है, इसी कारण से ये व्यंग रचनाएं जो है सभी की प्रिय रचना होती है। अनायासी हर कोई जो पाठक होता है वो ये रचनाओं को पढ़ता जरूर है, व्यंग्यात्मक रचनाओं को। अब हम थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। हिंदी व्यंग विधा को समृद्ध करने वाले व्यंग लेखों में शरद जोशी का स्थान अग्रगण्य है। उन्होंने
अपने व्यंग निबंधों में जहाँ सामाजिक विडंबनाओं और उसके विरोधों को आधार बनाया है, वहीं से व्यक्ति व्यवहार में परिलक्षित होने वाले छद्म को भी उद्घाटित करने में भी नहीं चूकते हैं। शरद जोशी सामाजिक स्तर पर भी अपनी चमत्कारिक उत्प्रेक्षाओं से व्यंग की सृजना करते हैं। प्रस्तुत व्यंग निबंध में जोशी जी ने आधुनिक युग में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की औपचारिकता को लक्ष्य बनाया है। इन औपचारिकताओं में किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्ष का होना भी एक औपचारिकता ही है। अब जबकि इस तरह की औपचारिकताएं अपनी सार्थकता समाप्त कर रही हैं, तब निरंतर इनका विस्तार किया जाना एक विडंबना ही कही जाएगी। गोष्ठी या कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रत्येक सभा में एक आध व्यक्ति चिन्हित कर लिया जाता है। यह व्यक्ति प्रत्येक सभा में और प्रत्येक गोष्ठी में अध्यक्षता करता दिख जाता है। व्यंग्यकार शरद जोशी ने ऐसे ही सतत अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति की व्यंग्यात्मक पड़ताल इस रचना में की है। वे अध्यक्ष के पहनावे से लेकर उसकी मुख मुद्रा की भी चर्चा करते हैं। इन सब में निरंतर एक रास्ता पालने वाले अध्यक्ष कुछ स्थायी भाव से पीड़ित हो जाते हैं। उनके हाव भाव सभी सभाओं में एक जैसे होते हैं। उनकी मुद्राएं भी सभी कार्यक्रमों में अपरिवर्तनीय रहती हैं। उसकी वही ओढ़ी हुई गंभीरता, वही मनहूसियत हर जगह वैसी ही मिल जाती है। अध्यक्ष का आभार भी रूढ़ शैली वाला ही होता है। अपने व्यस्ततम समय में कुछ क्षण निकालना अब गंभीर कथन हो गया है। अध्यक्ष की वक्तव्य शैली पर भी जोशी जी ने व्यंग किया है। अध्यक्ष सर्वज्ञ और जैसा वक्तव्य देता है, वह सभी जगह गोल मोल ही बोलता है। कुछ वक्ता का विरोध हुआ इसलिए करता है कि इस विरोध से वह समझता है कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जबकि विरोध केवल शाब्दिक छल मात्र रहता है। विरोध प्रकट करना और फिर वक्ता की प्रशंसा करना भी अध्यक्ष के वक्तव्य में निहित एक ऐसा अंतर विरोध है जो उसकी वक्तव्य क्षमता की कलाई खोल देता है। इस तरह की छद्म लोकप्रियता से घिरा हुआ अध्यक्ष एक व्यर्थ के अहम को पाल लेता है। अध्यक्ष के बहाने व्यंग्यकार ने तथा कथित बुद्धिजीवियों की भी खबर ली है। एक साथ इस व्यंग निबंध में अध्यक्ष, वक्ता, आयोजनकर्ता और कार्यक्रमों के घटिया होते स्तर पर मार्मिक आघात भी किया है। जोशी जी ने इस निबंध में व्यंग के भाषागत सौंदर्य को अपनी छोटी छोटी उक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। ये उक्तियाँ कहीं कहीं सूक्तियों जैसे भी लगने लगती हैं। निबंध में अद्योपांत व्यंग समाहित है, इसलिए इसमें प्रवाह और इसमें पग पग पर पाठक को चमत्कृत कर देने की सामर्थ्य है। अब मैं थोड़ा मूल पाठ पर आता हूँ, आप लोग ध्यान दें। मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद आप लोग भी पढ़ेंगे इसको। हर शहर में कुछ अध्यक्ष किस्म के लोग पाए जाते हैं। यह शहर के साइज पर निर्भर करता है कि वहाँ कितने अध्यक्ष हों। छोटे शहरों में एक या दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर कहीं अध्यक्षशाही में लगे रहते हैं। इसका कारण शायद हो कि शेरवानी हर आदमी नहीं सिलवा पाता। जो सिलवा लेते हैं उसकी अध्यक्षता चल निकलती है। शेरवानियाँ या तो दूल्हों के लिए सिलती हैं या अध्यक्ष के लिए। पेशेवर अध्यक्षों के पास प्रायः 2 शेरवानियाँ होती हैं। एक उसमें ज़रूर काली होती है। 2 शेरवानियों से लाभ यह है कि अगर एक धुलने चली गई तो भी वे अध्यक्षता से इनकार नहीं करते, दूसरी पहन चले जाते हैं। सड़े टमाटर और अंडे फेंक कर दाद देने का रिवाज जब से चल पड़ा है, शेरवानियाँ धुलवाना हर मीटिंग के बाद फर्श घड़ी करवाने की तरह आवश्यक हो गया है। यूँ अध्यक्षों को शेरवानी धुलवाने का वक्त तो मिलता नहीं। मेरे शहर के पुराने अध्यक्षों की शेरवानियों से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगी है, अध्यक्षता की गंध। यह गंध शेरवानियों से लगातार आती है और वे कस्तूरी मृग के समान उस गंध से मगन रहते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि अध्यक्षों की शेरवानियों से किस प्रकार की गंध आती है। तो इसका उत्तर सीधे ये है कि अध्यक्षता की गंध आती है। और थोड़ा सा और भी उत्तर को बढ़ाना चाहें तो ये ले सकते हैं, ये शेरवानियाँ लगातार गंध शेरवानियों से लगातार आती है और अध्यक्ष भी उसमें कस्तूरी मृग के समान मगन रहते हैं। तो अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि वे चुने गए या बनाए गए होते हैं, पर असली अध्यक्ष न बनाया जाता है न चुना जाता है, वह तो पैदा होता है।
नरगिस जब बेनूरी पर काफ़ी रो लेती है तब आप शहर में जन्म लेते हैं। अर्थात कहते हैं कि जब काफ़ी मान मनोवत हो जाते हैं तब किसी के यहाँ जैसे कि बच्चा जन्म ले, अथवा नरगिस जब फूल खिलता है तो बड़ी ही मान मनोवत बहुत ही समय बाद खिलता है, लोग एक प्रकार से उसके फूल देखने के लिए तरस जाते हैं तब जाकर खिलता है। तो इस प्रकार से इसके एक शुक्ति टाइप से कि नरगिस जब बेनूरी पर काफ़ी रो लेती है तब आप शहर में जन्म लेते हैं। एक शहर में एक पूरी पीढ़ी एक अध्यक्ष को या 3-4 अध्यक्षों के भाषण झेलती जीवित रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि वही व्यक्ति हर जगह अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जिसको बार बार लोग देखते हैं, हर जगह जाते हैं। लोग मरते जाते हैं और अध्यक्ष जीवित रह शोक सभाओं में बोलता रहता है, यानी कि शोक सभाओं तक में भी अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रायः अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है। अब अध्यक्षों की विशेषता है, थोड़ा ध्यान रखिए, प्रश्न एक आता है कि असली अध्यक्ष की विशेषताएं बताइए, तो इसमें विशेषताएं दिया है कि प्रायः अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है या उसमें यह भ्रम बनाए रखने की शक्ति होती है कि वह गंभीर है। जिस शाम से अध्यक्षता करनी होती है वो 3-3:30 बजे से गंभीर होना शुरू हो जाता है। कुछ तो सुबह के 9 बजे से ही गंभीर हो जाते हैं। ठीक भी है, 9 बजे सुबह से गंभीर हो जाने वाला व्यक्ति रात के 8 बजे तक मनहूस हो जाता है, जो कि अच्छे अध्यक्ष होने की पहली शर्त है। अच्छा अध्यक्ष मनहूस होता है, बल्कि कहना होगा मनहूस ही अच्छे अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार से अच्छे अध्यक्ष की शर्त अगर प्रश्न में आता है तो आप ये वाक्य लिख सकते हैं। अध्यक्षता एक मर्ज है, लग गया यानी हमेशा के लिए। असली पेशेवर अध्यक्ष किसी सभा में तभी जाते हैं जब वे वहाँ अध्यक्ष हों। वे भीड़ में नहीं बैठ सकते। वे जब निमंत्रित किए जाते हैं तो ये मान कर चलते हैं कि वे अध्यक्ष अवश्य होंगे। जिन सभाओं में यह घोषणा नहीं होती कि अध्यक्ष कौन होगा, उसमें वे आते हैं और आगे की पंक्ति में यूँ भोले बन करके बैठ जाते हैं जैसे महज श्रोता हों। जब उनका नाम प्रस्तावित होता है तो वे बड़े आश्चर्य करते हैं और तकल्लुफ़ प्रदर्शन कर बाद में बन जाते हैं। बनाने वाले जानते हैं कि वे अध्यक्ष बनेंगे और वे भी जानते हैं कि उन्हें बनना है। हर सभा में जब तक माइक और अध्यक्ष फिट नहीं होते सभा ठिठकी रहती है। माइक के सामने एक अध्यक्ष फिट किया जाना जरूरी भी है। 50-100 वर्ष बाद तो यहाँ तक हो जाएगी, अध्यक्षता इतनी विकसित हो जाएगी कि खुद माइक वाला अपने साथ एक अध्यक्ष लाएगा और मंच पर फिट कर देगा। अध्यक्ष बनने वाले कई तरह से अध्यक्ष बनते हैं। कुछ चौंक कर अध्यक्ष बनते हैं तो कुछ सहज अध्यक्ष बन जाते हैं। कुछ दूल्हे की तरह लजाते मुस्कुराते अध्यक्ष बनते हैं। कुछ यूँ अध्यक्ष बनते हैं जैसे शहीद होने जा रहे हों, और कुछ हेडमास्टर की अदा से अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्षता करता अध्यक्ष प्रायः हर 5 मिनट पर मुस्कुराता है। ऐसा वह तब करता है जब इसकी कोई वजह ही नहीं होती। हर 2.5 मिनट पर वह जनता की तरफ देखता है, हर 1 मिनट बाद सामने की पंक्ति में बैठे लोगों को और हर 2 मिनट बाद महिलाओं को। इस बीच वह छत की तरफ भी देखता है, ठुड्डी पर उंगलियां फेर सोचता है कि सेव कैसी बनी है। लगातार बदन खुजलाने और बार बार टोपी सिर पर रखने उतारने की आदत भी अध्यक्षों में देखी जाती है। कुछ अध्यक्ष वक्ताओं के निरंतर आश्चर्य से देखते रहते हैं कि आखिर वह क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और कब तक कहता रहेगा। अध्यक्ष की एक विशेषता ये भी होती है कि वह देर से आता है। अभी विशेषता जरूर याद कर लें। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों में विशेषताएं दी हुई हैं और कई पैराग्राफों में विशेषताओं का जो एक एक वाक्य छटनी करके अगर हम उत्तर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह देर से आता है, वह नहीं तो वक्ता देर से आता है। शायद दोनों यह तय करके चलते हैं कि कौन देर से पहुंचेगा। कई बार दोनों आ बैठते हैं तब श्रोता नहीं आते। जिस वस्तु पर कंट्रोल लग जाता है उसकी दुकान देर से खुलती है, भीड़ पहले लग जाती है। जो माल खुले बिकता है उसकी दुकान सुबह से खुलती है पर ग्राहक नहीं आता। भाषण एक ऐसी दुकान है जो हर कहीं खुल जाती है, ग्राहक लापरवाह हो जाता है। बड़ा अध्यक्ष देर से आता है क्योंकि वह व्यस्त होता है। धन्यवाद देने वाले उन्हें इसी बात का धन्यवाद देते हैं कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम होने पर भी वे समय निकाल कर आए।
वो शख्स पूरी दुनिया अध्यक्षता करने का तय किए हुए है, उसका आभार माना जाता है कि उन्होंने अध्यक्षता करना स्वीकार किया। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड अध्यक्ष होते हैं, वे किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, सब विषयों में वे एक ही अंदाज से एक ही बात कहते हैं। उनके दिमाग की हालत नवरत्न चटनी की तरह हो जाती है, जिसमें काजू और किशमिश का स्वाद एक जैसा हो जाता है, सब में एक सा मज़ा आने लगता है। ध्यान रखें बच्चे, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, ये व्याख्या करने के लिए भी आ सकता है और आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में भी। अच्छे अध्यक्षों की आदत है कि प्रमुख वक्ता से असहमत हो जाते हैं। जैसे वक्ता ने अपने भाषण में कहा कि अभी रात है, तो अध्यक्ष महोदय अपने भाषण में कहेंगे कि अभी मेरे विद्वान मित्र ने कहा कि इस समय रात है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि रात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि रात है, मगर फिर भी सवाल हमारे सामने आता है कि क्या यही रात है, और इसे रात कहना कहाँ तक ठीक होगा। वक्ता महोदय मुझे क्षमा करें, यह उनका दृष्टिकोण हो सकता है कि अभी रात है, और हो सकता है कि अपनी जगह ठीक भी हो। फिर भी एक दूसरा सवाल मेरे सामने उठता है, क्योंकि अगर हम किसी समस्या पर विचार करने चले हैं तो उसके सभी पहलुओं पर ध्यान दिए जाए। तो जैसा वक्ता महोदय ने कहा कि रात है, मैं इसी सिलसिले में कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, गीता, रामायण, कोई ग्रंथ उठा लीजिए, रात की एक परिभाषा दी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात के विषय में विचार किया है, जाना है, परखा है और उसकी मर्यादा निश्चित की है। मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राचीन भारत में रात नहीं होती क्या? रात नहीं होती थी? जी नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे सहमत नहीं। यदि सूर्य हमारे देश में पहले उगता है तो रात भी यहाँ पहले होती है। इस मामले में भारत सदैव पश्चिम से आगे रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि समय बदला है, परिस्थितियाँ बदली हैं, और जो बात कल थी वह आज नहीं है। फिर भी एक समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि क्या यह रात है? यह सच है कि सूरज डूब गया है और अंधकार है, पर यही तो पर्याप्त आधार नहीं कि हम कह दें कि यह रात है। दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है, आप सोचते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर भी एक बात हमें माननी होगी, और मैं इस पर जोर देना चाहूँगा कि आप देश की स्थिति देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि रात है, क्या समय के साथ न्याय करना होगा? आप इस पर विचार करें। यह प्रश्न आज हम सबके सामने है कि क्या, जैसा कि हमारे सम्मानीय वक्ता महोदय ने कहा, यह रात है, और अगर एक बार मान भी लिया जाए कि यह रात है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि दिन क्या है? शायद आप परेशान हो जाएंगे कि यह क्या सवाल खड़ा हो गया। पर यह सवाल है, आज देश के सभी सोचने समझने वाले बुद्धिजीवियों के सामने यह सवाल है कि क्या आप इस वक्त को रात कहेंगे? मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम बात को ठंडे दिल से सोचें और सभी पक्षों पर विचार कर निर्णय लें। मैं वक्ता महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से यह कहकर कि इस समय रात है, एक अत्यंत सामाजिक और गंभीर समस्या की ओर हम सब का ध्यान खींचा है, और हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या यह रात है। अंत में आप सबकी ओर से वक्ता महोदय को धन्यवाद देता हूँ। उनके आज के विचारपूर्ण और सारगर्भित भाषण के लिए मैं आभारी हूँ आप सबका कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, यह सम्मान दिया और शांतिपूर्वक सुना। इतना कहकर मैं सभा की कार्रवाई समाप्त घोषित करता हूँ, क्योंकि अब रात काफ़ी हो गई है। धन्यवाद। तो अध्यक्ष महोदय के इस बात पर जरूर ध्यान रखें, अभी रात का विरोध करते हुए दिख रहे हैं, और अंत में कहते हैं कि इतना कहकर मैं सभा की कार्रवाई समाप्त घोषित करता हूँ, क्योंकि अब रात काफ़ी हो गई है। तो यहाँ विरोधाभास है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगते हैं। गंभीरता का जो बांध उन्होंने सुबह 9 बजे से बांधा था, एकाएक टूट पड़ता है और मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे सभा भवन एक विचारहीन दिमाग की तरह खाली हो जाता है। सब घर चले जाते हैं। अध्यक्षता करने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोता है।
नए नए अध्यक्ष घर जाकर पत्नी को बताते हैं कि आज क्या हुआ, और अपना पूरा भाषण दोहराते हैं अपनी पत्नी के सामने, अपने डींगे मारते हैं। पर धीरे धीरे पत्नी भी नगर के सामान्य नागरिकों की तरह बोर होने लगती है और वो सुनती वनती नहीं है। फिर वे भी चुप रहने लगते हैं, देर रात तक अपने भाषण पर खुद ही मोहित होने लगते हैं। उस उम्र तक उनकी बौद्धिक नपुंसकता अहम में बदल चुकी होती है। वे जानते हैं कि यह रात है, फिर सुबह होगी, फिर कोई उन्हें अध्यक्षता के लिए बुलाने आएगा। आता भी है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ था। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। पेशेवर अध्यक्ष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो आप बता सकते हैं शेरवानी सिलवाते हैं, और एक नहीं 2 सिलवाते हैं। क्यों सिलवाते हैं आप बता सकते हैं। अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी गंभीरता प्रदर्शन करना चाहता है और गंभीर, और यहाँ तक वो मनहूस भी बनने का ढोंग करता है। रेडीमेड अध्यक्ष किसे कहा जाता है, रेडीमेड अध्यक्ष उसे कहा जाता है और हर किसी बात पर, हर चीज़ को वो अपने अंदाज से एक ही जैसा बोलता है। पुराने अध्यक्ष की शेरवानी से किस प्रकार की गंध आती है, अध्यक्षता की गंध आ जाती है। अध्यक्षता करने को मर्ज क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की अध्यक्ष बनने की आदत सी बन जाती है और कार्यक्रमों में हर जगह पर अध्यक्ष बनाने की एक परंपरा निकल पड़ी है और जो कि लगातार विकसित होती जा रही है। इसी प्रकार से आप पाठ को पढ़ें, सभी प्रश्नों को उत्तर लिखें और उत्तर को नोटबुक में नोट करके स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें। धन्यवाद।